सिंधु घाटी सभ्यता। कल से हमारा टॉपिक यही चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यता। सभ्यता का मतलब क्या होता है? देखो, अभी तक कल तक हमने समझा था कि सभ्यता क्या थी, कैसे, कहाँ से आता, लेकिन वास्तविकता में ये सभ्यता का मतलब क्या होता है, सभ्यता कैसे कहा जाता है? तो सभ्यता का मतलब होता है एक सभ्य लोगों का क्षेत्र पूरा सभ्यता कहलाता है। मान के चलिए कोई हम घर से सीखते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों में घर वाले कहते नहीं, कहते हैं बच्चा किसी का शैतान हो या कोई ऊधम दंगा करे तो कहते हैं कि अपने घर वाले संस्कार नहीं लिए। तो जो संस्कार होते हैं घर से मिलते हैं वो संस्कार होते हैं, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र उस चीज़ को मानने लगे वो हमारी संस्कृति कहलाती है, और उसी चीज़ को एक बड़ा क्षेत्र मानने लगे उसको हम लोग सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब हो गया सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता। वहाँ के जो लोग थे उनके क्या क्या कल्चर था, किस तरीके का रहन सहन था, उसको कहते हैं उसकी सभ्यता। तो कल बताया था इसका जो समय काल था वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हुआ करता था। कहने का मतलब है 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में करो तो इसके जो यहाँ लेख पाया गया था, आदि ऐतिहासिक कालीन संस्कृति थी और यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन का मतलब होता है इसमें कांसे की खोज हो गई थी, तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो अब इसके बाद में कहा जाता है कि यहाँ हमें लेख मिले थे, लेकिन वो लेख ऐसे मिले थे जिनको हम पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं सकते। अब उसके बारे में जो लिखा था हम उनको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। यहाँ जो लिपि मिली है, अब लिपि के बारे में हम कैसे जानेंगे? मान के चलो किसी भी चीज़ को लिखने का कोई सिस्टम होता है। हमारे यहाँ हिंदी है, हम हिंदी को लिखते हैं तो हिंदी को कहने का तरीका किस तरीके लिखते हैं, लेफ्ट से राइट, या जैसे हम हिंदी को लिखते हैं तो मतलब बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं, और उर्दू को लिखते हैं दाएं से बाएं तरफ लिखते हैं। तो यहाँ जो लिपि थी वो बाएं से दाएं और फिर दाएं से फिर कहाँ थी, दाएं से लेकर के बाएं तक थी। कहने का मतलब है कि अगर हम लिखना शुरू करते हैं तो पहले ऐसे लिख के ले जाएंगे, फिर घुमा के यहाँ से ऐसे करके लिखना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से लिपि थी। पहले हम हिंदी की तरह लिखेंगे और पीछे से लिख के लाएंगे उर्दू की तरह लिख के लाएंगे। इस तरीके की लिपि थी। ऐसे सीधा लिख बाएं से दाएं लिख के ले जाओ, फिर दाएं से बाएं की तरफ लिख करके लेके आओ। जो भाव और इसकी जो लिपि थी वो कैसी थी, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। और तो जो शैली थी, शैली को कहेंगे तो भाव चित्रात्मक थी। कहने का मतलब है भाव चित्रात्मक का मतलब होता है कि हम उनके चित्रों को देख करके समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं केवल कि यह क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है, लेकिन यह हमें वहाँ लिखित में मिला, उसको पढ़ नहीं पाए। ठीक है, अगर वहाँ की भाषा को समझें कि वहाँ की भाषा कौन सी है, तो भाषा वहाँ की कौन सी थी, अज्ञात थी। अज्ञात का मतलब होता है उस भाषा को पढ़ ही नहीं पाए। जब भाषा को पढ़ ही नहीं पाए तो उसके बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं हुआ, ज्ञान नहीं मिला, और ज्ञान नहीं मिला तो कहने का मतलब अज्ञात हो गया। तो अज्ञात थी भाषा, और अज्ञात भाषा को क्या कहा, मतलब जो भाषा को क्या कहा जाता है, अज्ञात, जिसके बारे में कोई हमें जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं मिल पाया है। सिंधु सभ्यता का मतलब था सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे की सभ्यता। जो सभ्य लोग होते हैं, क्या होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, और सभ्य लोगों का रहने का स्थान होता है, उस जगह को सभ्यता कहते हैं। सभ्य स्थल हो गया, सभ्य स्थल पर रहते हैं, सभ्यता कहलाता है। इसके बाद में हमने समझा था कि ये कहाँ से कहाँ फैली थी, तो यह पश्चिमी भारत, मतलब भारत का जो पश्चिमी भाग था, जो कहाँ था, पाकिस्तान के लगभग था। कहाँ था, पाकिस्तान में था, पाकिस्तान के लगभग था। तो वहाँ था सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर से शुरू हुई थी। उत्तर में ये मांडा तक थी, जम्मू कश्मीर में। पूर्व में ये उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक थी, और दक्षिण में ये दैमाबाद महाराष्ट्र तक थी। तो इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार बताया गया था। कैसा बताया गया था, त्रिभुजाकार बताया गया था। देखो वो थोड़ा सा आउट था पूर्व की तरफ जो था, लेकिन एवरेज में वो त्रिभुजाकार आ गया। अगर थोड़ा सा और आउट होता तो फिर चार भुजाएं हो जाती, लेकिन अभी इसकी कैसी थी, त्रिभुजाकार। इसका जो क्षेत्रफल बताया था, जो क्षेत्रफल बताया था वो क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको कहे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
इतना इसका क्षेत्रफल हुआ करता था। अब ये कहते हैं कि इसके बारे में हमें पता चल गया था और यहाँ अंग्रेजों के द्वारा पता चला था। इसकी जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें दी थी वो चार्ल्स मैसन ने दी थी, और इसके बाद में इसके बारे में जो बताया था चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन के बाद में इसका जो सर्वेक्षण किया था वो कनिंघम ने किया था। कनिंघम ने बताया था कि यह सभ्यता है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसके बाद में जो इसका नामकरण किया था वो जॉन मार्शल ने किया था। जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया और जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई की जिम्मेदारी दी थी वो दयाराम साहनी को दे दी। दयाराम साहनी ने सबसे पहले शहर खोदा था, नाम था उसका हड़प्पा, जिसकी खोद जो खुदाई थी 1921 में शुरू हुई थी। ठीक है, अब यहाँ तक जब हम पहुँच गए थे तो इसमें कई चीज़ें और आई थी। अगर हम लोग अच्छा मैंने एक चीज़ बताया था, ये हमारा पुरातात्विक विभाग था, इससे संबंधित प्रश्न आया था कि भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहा जाता है। तो सब भारत में पुरातात्विक विभाग था, वहाँ सबसे पहले क्या मिला था भाई, हमने सबसे पहले भारत में जो जगह मिली थी वो सिंधु सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता के बारे में जो हमें बताया था वो कनिंघम ने बताया था, जो क्षेत्रों के बारे में बताया था वो कनिंघम ने बताया था। तो भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कनिंघम को कहा जाता है। और भारतीय पुरातात्विक जो संग्रहालय है इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। फिलहाल में उसका नाम बदल दिया गया है, पहले उसका नाम था मानव संग्रहालय और अभी उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और वो कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ की जो विशेषताएं थी, यहाँ विशेषताएं बड़ी प्रमुख थी। तो यहाँ कहा जाता है कि जो नगर थे बड़े नियोजित नगर थे। जैसे मैंने कल आपको यहाँ बताया था, इसके जो नगर थे बहुत नियोजित थे। जैसे कोई भी घर होता था वो एकदम दुर्ग के दीवार के बंद में होता था। इसमें 2 टीले होते थे, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला था वो बड़ा होता था और पश्चिमी टीला छोटा हुआ करता था और पूर्वी टीला बड़ा हुआ करता था। पश्चिमी टीले पर प्रशासक वर्ग के लोग रहते थे और जो पूर्वी टीला था वहाँ श्रमिक वर्ग रहता था, व्यापारी वर्ग रहता था। इस तरीके के लोग वहाँ रहा करते थे। तो ये मैंने कहा। और नगर नियोजन की बात करो तो यहाँ पूरी जो सड़कें थी एकदम सीधी हुआ करती थी, 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काटती, समकोण पे काटती थी, चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। वैसे देखा जाए तो सिंधु सभ्यता में पूरी हर जगह सड़कें चौड़ी मिलेंगी, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़कों की बात में किया जाए कि सबसे अधिक चौड़ी सड़कें सिंधु सभ्यता में कहाँ पाई गई थी, तो वो सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़कें हैं सिंधु सभ्यता में वो पाई गई थी हड़प्पा में। हड़प्पा में सबसे अधिक चौड़ी सड़कें पाई थी। नगर नियोजन बहुत अच्छा था। सड़कों के किनारे नाले बने हुए थे, जो नाले थे वो एकदम ढके हुए थे और एक को छोर पे जाकर के मेन हॉल में मिलते थे। मेन हॉल में कई और नाले आकर के मिलते थे और उसके बाद में वो नाले कहीं बाहर दूर पानी की सप्लाई के लिए हुआ करते थे। बाहर आपके जो गंदे नाले होते थे बाहर जाते थे। जैसे कि अभी भी शहरों में पाया जाता है कि अगर बड़े बड़े नाले खोद दिए जाते हैं और उनको पानी के निकास के लिए उसमें छोटे छोटे तमाम नाले आकर के मिलते हैं, तमाम नालियाँ आकर के मिलती हैं, एक जगह बड़े नाले में जाकर के मिल जाते हैं मेन हॉल में, और वह आपके पानी को शहर से बाहर ले जाता है, किसी नहर नदी में जाके छोड़ता है। इस तरीके की व्यवस्था हुआ करती थी। इसके बाद में यहाँ जितने भी घर हुआ करते थे सब पक्के ईंट के बने होते थे और उनमें एक विशेषता हुआ करती थी कि उनके दरवाजे होते थे या तो इधर खुलते थे या फिर पीछे की तरफ। कहने का मतलब या तो बगल में खुलते थे या पीछे खुलते थे, मेन रोड पर नहीं खुलते थे। तो इसका मतलब है कि वो समझते थे खूब अच्छी तरीके से, अगर हम मेन रोड पर, प्रमुख सड़क पर, अगर हम मेन रास्ते पर अपना मार्ग खोलेंगे, द्वार खोलेंगे, तो हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो जाए। इस चक्कर वो यहाँ मार्ग नहीं खोलते थे, अपना घर नहीं खोलते थे। इसके बाद में नगर नियोजन यही कहलाता है। नगर नियोजन में अच्छी सड़कें हों, साफ सड़कें हों, चौड़ी सड़कें हों, नालियाँ ढकी हों, घर एकदम एक जैसे बने हों, सबका नक्शा एक जैसा हो, पक्के घर बने हों। ये ईंट के इनके निर्मित पक्के घर बने होते थे। इसके बाद में अगला आता है या भवन निर्माण। तो भवन निर्माण में भी यही था। भवन निर्माण में क्या है भाई, भवन सबके बने हुए थे, पक्के भवन बने हुए थे, ईंटों के बने हुए थे। और ईंटों के भवन बनने के बाद में थे कि जितने भी भवन बने थे, जितने भवन एक बराबर पे बने थे, एक जैसे नक्शे से बने थे और पक्के बने थे। इसके बाद में आता है कि यहाँ प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाला सबसे बड़ा इमारत क्या था। तो उसमें सबसे बड़ा जो इमारत पाया गया था इसको अन्नागार कहते हैं। अन्नागार का मतलब है जो अन्न भंडार के लिए था। कहने का जो अपनी जो फसल उगाते थे भाई, देखो वहाँ के लोग थे वो खेती करते थे। खेती के बाद में जितना खेती में फसल उगाते थे, बच्चे को फसल का क्या करते थे, विदेशों में व्यापार करते थे। केवल खेती का व्यापार भी नहीं करते थे, और भी चीज़ों का व्यापार करते थे, सोना चांदी वगैरह इनका भी व्यापार किया करते थे। लेकिन प्रमुख चीज़ क्या थी, केवल और केवल वो
अपना खेती करते, खेती के बाद में व्यापार करते। तो यहाँ पर जो व्यापार करते थे, फसल उगाते थे, उसको भरने के लिए उनके यहाँ एक टैंक बनाते थे। जो ज़मीन में टैंक होता था उस टैंक को अन्नागार कहते हैं। तो अन्नागार बनाते थे। तो अन्नागार के अनुसार वहाँ सबसे बड़ी बिल्डिंग पाई गई थी, इमारत पाई गई थी, वो अन्नागार थी, अन्न भंडार की। और यहाँ अन्नागार जहाँ सबसे बड़ा पाया गया था तो वो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार पाया गया था। हड़प्पा में भी पाया गया था, लेकिन मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा था। दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी वो थी स्नानागार। स्नानागार का मतलब होता है एक मिनी स्विमिंग पूल। जो अपने लिए उन्होंने मिनी स्विमिंग पूल बनवाया था वो था, उसको बोलते हैं मतलब स्नानागार। तो ये दो चीज़ें मिली थी। इसके बाद में आया था सामाजिक दशा। यहाँ के लोग थे बहुत पूजा पाठ करते थे। इस चीज़ की वहाँ मूर्तियों के साक्ष्य मिले, तो इससे पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे, भगवान की पूजा करते थे। और भगवान में भी वो मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि वहाँ स्त्रियों की मतलब एक मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है, एक स्त्री की मूर्ति पाई गई है। और वहाँ सबसे अधिक जो मूर्तियाँ पाई गई हैं वो स्त्रियों की पाई गई हैं। नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। तो इसका मतलब है हमने एक मतलब जो इतिहासकार थे उन्होंने एवरेज लगा के बताया था कि यहाँ के लोग थे मातृसत्तात्मक शासन में रहते थे और सबसे अधिक किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा यहाँ एक व्यक्ति की भी पूजा होती थी, और व्यक्ति की पूजा होती है उसको पशुपति शिव कहते हैं। अब मान के चलिए पशुपति शिव क्यों कहा जाता है भाई, वहाँ लिखा तो नहीं मिला था। तो वो एक व्यक्ति जो मिला है, जो मूर्ति मिली थी एकदम ध्यान की मुद्रा में मिली थी, और ध्यान की मुद्रा में शिव बैठते थे। उसके बाद में ध्यान की मुद्रा के बाद में वहाँ 3-4 सिर मिले थे, तो वो अलग अलग थे, जानवरों के सिर थे उनके साथ में। दूसरा वहाँ जो मूर्ति थी उसके पास में जानवरों के चित्र मिले हैं, सांप बिच्छू वगैरह ऐसे चित्र मिले हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि यह सभी थी, ये पूरी टीम थी, भोले बाबा की टीम थी। तो भाई जो भोले बाबा की, शिव शंकर की टीम थी, तो इसका नाम भाई पशुओं वगैरह की, जहाँ भोले बाबा का घर था वो एक ऐसी जगह थी यहाँ सांप रह रहा है, यहाँ मोर रह रहा है, यहाँ चूहा रह रहा है, यहाँ शेर रह रहा है, वहाँ बैल रह रहा है, लेकिन एक कोई एक दूसरे को मारता नहीं था। भाई चूहा गणेश का क्या था, वाहन था, गणेश का वाहन था, और सांप भोले शंकर के गर्दन में रहते थे। चूहा और सांप एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, लेकिन चूहा सांप है, चूहे से कुछ नहीं कह रहा है। इसके बाद में कार्तिकेय थे, कार्तिकेय का जो वाहन था वो मोर था, और मोर होता है सांप का कट्टर दुश्मन होता है, लेकिन वो भी उससे कुछ नहीं कह रहा है। इसके बाद में भोले बाबा थे, भोले बाबा का साधन क्या था, तो भोले बाबा जो सवारी थी वो किसकी थी, बैल की थी, और पार्वती की सवारी थी शेर की थी, और शेर उसमें रहता है। कहने का मतलब सभी जानवर थे, सभी जीव जंतु वहाँ प्रेम से रहते थे, एक दूसरे की ईर्ष्या की भावना से नहीं रहते थे, इसीलिए उनको पशुपति कहा गया। तो पशुपति शिव का लगा लिया कि पशुपति शिव थे। इसके बाद में यहाँ भोजन व्यवस्था थी, यहाँ के शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का लोग भोजन किया करते थे। इसके बाद में ये लोग आभूषण से भी बहुत ज़्यादा परिचित थे, और आभूषण भी पहनते थे, जैसे मोती वगैरह के हार वगैरह, ये आभूषण के रूप में प्रयोग किया करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग जुआ खेलते थे, शतरंज खेल, जुआ वगैरह खेलते थे, और उसके बाद में शिकार किया करते थे, और शिकार के बाद में वहाँ नृत्य वगैरह करवाते थे। तो ये वहाँ मनोरंजन के लिए मिला, क्योंकि इससे पता चला है कि वहाँ एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी, और नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो किस धातु की मिली होगी भाई, आद्य ऐतिहासिक काल में किस धातु की मूर्ति मिल सकती है, वहाँ कांसे की धातु की मूर्ति मिलती, किसकी, कांसे की धातु की, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता चल रही थी, तो यहाँ के लोगों को कांसे की धातु का ज्ञान था। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में तांबे का ढेर मिला था, तो तांबे वो जानते थे कि तांबा उनके लिए यूजुअल नहीं था, तो यूजुअल नहीं था तो क्या करा उन्होंने, फेंक दिया, और वो कांसे का प्रयोग किया करते थे। तो इसके बाद में यहाँ जो मूर्ति मिली थी कांसे की मिली थी, और इसके बाद में यहाँ लोग थे दाह संस्कार करते, अपने पूर्वजों का दाह संस्कार करते थे। तो यहाँ दफनाते भी थे, जलाते भी थे, दोनों तरह के पाए गए हैं, और यहाँ युगल समाधान भी पाया गया है, तो वहाँ लोगों को दफनाते थे। और इसके बाद में नारी सम्मान, और यहाँ नारियों का सम्मान बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि हमारा देश है पितृ प्रधान देश, मतलब पितृ सत्तात्मक देश है, कि अगर हम लोगों को कोई इंट्रोडक्शन पूछे, अपना परिचय पूछे, तो हम अपने पिताजी का नाम बताते हैं, माताजी का नाम नहीं बताते हैं। अगर हमारे पिताजी नहीं होंगे ना, तो भी हम क्या करते हैं कि पिताजी के नाम के सामने स्वर्गीय लगा देंगे, लेकिन माताजी का नाम नहीं बताएंगे, पिताजी का नाम बताएंगे। जैसे आपने एक बार आपने रामायण महाभारत देखोगे, रामायण में अगर राम से परिचय पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं, मैं दशरथ पुत्र राम, या मैं दशरथ नंदन राम। अगर यही चीज आप महाभारत में देखो, तो अर्जुन से प्रश्न पूछते हैं कि अर्जुन का परिचय, तो अर्जुन क्या कहता है, मैं कुंती पुत्र अर्जुन। उसके बाद में कृष्ण से पूछते, कृष्ण क्या कहता है, मैं यशोदानंदन कृष्ण। तो कहने का मतलब है कि जहाँ था, जो जब महाभारत का समय था, वहाँ था मातृसत्तात्मक, कहने का मतलब वह मातृसत्तात्मक था।
और इसके बाद में जो रामायण था या राम का समय था वहाँ पितृसत्तात्मक था। तो जो सिंधु सभ्यता में लिए यहाँ पर क्या था, मातृसत्तात्मक हुआ करता था। इसके बाद में यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे, पशुपालन के यहाँ के लोग करते थे। और पशुपालन में गाय और हाथी के बारे में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं बताया गया है। और इसके बाद में लोग कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय था, कृषि प्रमुख व्यवसाय था। इसके बाद में क्या करते थे, कृषि के बाद में व्यवसाय, व्यवसाय के बाद में पशुपालन। और ये माप तौल भी जानते थे, 16 की इकाई में माप करते थे। 16 किलो से कम का इनको ज्ञान नहीं था। या तो आपको 16 किलो कोई चीज़ लेनी ही पड़ेगी, या इससे ज़्यादा लेनी तो 32 किलो लो, उससे भी ज़्यादा लेनी 48 किलो। 16 किलो से कम कोई चीज़ नहीं मिलती थी। हड़प्पा था, जो हड़प्पा शहर था, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है, या ये 2-3-4 शहर थे जो प्रथम शहर पाए गए थे। इसके बाद में धीरे धीरे सभ्यता में अनेक शहर पाने लगे। टोटल मिलाकर के 350 शहर मिले थे। और 200 शहर जो पाए गए थे केवल और केवल गुजरात क्षेत्र में पाए गए थे, 200 शहर। ठीक है, अब आया था यहाँ सिंधु सभ्यता का एंड कैसे हुआ, पतन कैसे होगा। देखो कोई भी चीज़ होती है अगर उसके बारे में वो बढ़ रही है आगे तो उसका पतन का भी कारण होता है। तो सिंधु सभ्यता थी, समाप्त कैसे हो गई, 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चली थी। तो कहने का मतलब है लगभग वो 600 साल चली थी। 600 साल के बाद में उसका पतन कैसे हो गया। तो कहा जाता है कि सिंधु नदी, और सिंधु नदी कहाँ से आती है, हिमालय से निकल के आती है। और हिमालय से निकल के आती है, बर्फ पिघलती है और ऊपर से बारिश का पानी लेके आती है। और बारिश के सीजन पर भारत की नदियां समुद्र का रूप ले लेती हैं, बहुत विकराल रूप ले लेती हैं, बहुत चौड़ी बहती हैं। और जो नदी ऊपर पहाड़ से बह करके आ रही हो तो और ज़्यादा तेज बहाव होगा। तो कहने का मतलब है वहाँ 7 बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, और 7 बाढ़ों में धीरे धीरे करके वो सभ्यता विलुप्त हो गई। और कभी कहा जाता है कि यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हो गया था, भाई बाह्य आक्रमण हो गया था। बाह्य आक्रमण के कारण भी यहाँ क्या था, मारपीट हुई, बहुत लोग मारे गए थे। क्योंकि मोहनजोदड़ो एक शहर पाया गया था, वहाँ सबसे अधिक कंकाल पाए गए थे और क्षतिग्रस्त सब पाए गए थे। इससे अनुमान लगाया था क्या था कि यहाँ पे जो लोग आए थे, बाहरी आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने लोगों को मार दिया। इसके बाद में एक कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन, यहाँ जलवायु परिवर्तन हो गई थी, लोगों के अनुकूल जलवायु नहीं थी, तो धीमे धीमे करके लोग मारे गए और मरते गए और ये सभ्यता विलुप्त हो गई। लेकिन बाढ़ का कारण यहाँ प्रमुख है। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, नाम है उसका मोहनजोदड़ो, जो ऋतिक रोशन की मूवी है, आप उसमें देख सकते हैं। क्योंकि उसमें दर्शाया गया है कि सिंधु नदी पर बांध बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ सोना निकालने के लिए बांध टूट जाता है, बाढ़ आ जाती है और ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं। वो साइलेंट अटैक होता है, पता नहीं चलता, और बहुत अधिक मात्रा में लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे पहला शहर खोजा गया था, नाम था उसका हड़प्पा। तो हड़प्पा को सबसे पहले समझते हैं। हड़प्पा की खोज हुई थी, सबसे पहला शहर कौन सा था, हड़प्पा। हड़प्पा से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ शहर पाया गया था, जो सबसे पहला खुदाई में शहर पाया गया था। तो सबसे पहला शहर था, उसका नाम था हड़प्पा। सबसे पहले शहर का नाम हड़प्पा था, और इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले खोज हुई थी, तो इसके 1921 में इसकी खोज शुरू हुई थी। और दयाराम साहनी, किसने किया था, दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था। इसको ये मिला कहाँ था, रावी नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था। और माउंट गोमरी जिला था। माउंट गोमरी जिला पड़ता है पाकिस्तान में। तो माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान में जो ये इसकी सभ्यता पाई गई थी। कहा जाता है कि यह सभ्यता यहाँ पर फैली हुई थी, और इसके बाद में यह श्रमिकों के लिए बहुत फेमस थी। यहाँ पर जितना ज़्यादातर पाए गए थे श्रमिक लोगों के साक्ष्य पाए गए हैं। तो यहाँ सबसे अधिक जो साक्ष्य पाए थे श्रमिकों के लिए थे, और यहाँ सबसे अधिक श्रमिक ही थे, क्योंकि यह पहली बस्ती थी। पहली बस्ती का मतलब है नगर मान लो, क्षेत्र मान लो, गाँव मान लो, विधिवत रूप से मिली थी। सबसे चौड़ी सड़कें भी मिली थी यहाँ पे। और इसके बाद में कहते हैं कि जो आधुनिक पंजाब का क्षेत्र है, जो आधुनिक पंजाब का क्षेत्र है, वहाँ एक माउंट गोमरी नाम का जिला पड़ता है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये स्थित है। और उसके बाद में यहाँ पे जो लोग थे, जो यहाँ पर लोग थे, अपने शवों को एक बेहतरीन ढंग से दफनाते थे। ऐसा नहीं है, देखो दफनाने का एक तरीका होता है। एक तो आप ऐसे ही दफना दो, एक आपने देखा होगा कि ईसाई होते हैं या फिर मुस्लिम समुदाय होता है। ईसाई या मुस्लिम समुदाय में लोगों को एकदम तरीके से दफनाया जाता है। एक गड्ढा खोदा जाएगा तो एकदम तरीके से गड्ढा पूरा खोदा जाएगा, और उसके बाद में दफनाया जाता है उसको। ऐसा नहीं है कैसे दफना गड्ढा और टेढ़ा मेढ़ा खोद लो, क्योंकि भाई देखो उनके ही पूर्वज होते हैं और उनके पूर्वजों को अपने तरीकों से दफनाया जाता है। ऐसे नहीं तो हमारे यहाँ भी होता है, जैसे हिंदू समुदाय होता है। हिंदू समुदाय में क्या करते हैं, अगर कोई हमारा वृद्ध व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो क्या करते हैं, एकदम तरीके से उसको नहलाते हैं, अच्छे कपड़े पहना करके, नए कपड़े पहना करके तरीके से ले जाते हैं, तभी तो उसको जलाते हैं आके। तो वहाँ भी इसी तरीके से दफनाते थे। तो यहाँ जो शवों को दफनाते थे, एक बेहतरीन तरीके से दफनाते थे। और बेहतरीन तरीके से दफनाने के बाद में कहा जाता है कि यहाँ
जो साक्ष्य मिले थे, अवशेष मिले थे, अवशेष क्या क्या मिले थे, तो यहाँ अवशेष देख लेते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता में अवशेष मिले थे वो प्रमुख थे। देखो हमें कैसे पता चला था कि श्रमिकों के लिए है, तो यहाँ लिखा मिला था, उसको हम पढ़ नहीं पाए, तो यहाँ अवशेष मिलेंगे, अवशेषों से ही हम क्या करेंगे, समझ सकेंगे, क्योंकि यहाँ की जो शैली थी भाव चित्रात्मक थी और चित्रों को देख करके हम एवरेज लगा सकते हैं। देखो अब हम मान के चलो मोहनजोदड़ो में हमने कैसे कहा था कि मृतकों का टीला था, आक्रमण हुआ था, क्योंकि वहाँ जो शव मिले थे क्षतिग्रस्त मिले थे। मान के चलिए किसी का एक हाथ गायब हो गया, किसी के पास 4 हाथ मिल गए, किसी के दोनों पैर गायब हो गए, किसी के पास 3 पैर मिल गए, किसी की गर्दन ही गायब हो गई, किसी का धड़ ही नहीं मिला। तो इससे हम एवरेज लगा सकते थे कि यहाँ बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, मारकाट हुई थी। मारकाट के बाद में क्या होता है, ये सब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जहाँ जो कट गया या मार दिया गया वहीं पड़ा रह गया और उसके बाद उसकी वहीं मृत्यु हो गई। तो हमने एक भावों को देख करके, वहाँ तरीकों को देख करके समझा था। तो यहाँ जो अवशेष मिले थे, तो अवशेष यहाँ मिले थे, सबसे पहला अवशेष मिला था यहाँ कुम्हार का चाक। जो कुम्हार का चाक मिलेगा, तो आप एक चीज को सोचिए, अगर जहाँ कुम्हार का चाक होगा तो कुम्हार एक श्रमिक व्यक्ति होता है, कहने का मतलब मजदूर व्यक्ति होता है, और क्या करता है, वो काम करता है, श्रम करता है। तो कुम्हार का चाक जहाँ मिला था, तो हम इससे एवरेज लगा सकते हैं कि यह जो स्थान था श्रमिकों के लिए फेमस था। अब जब व्यक्ति श्रम करेगा, काम करेगा, कुम्हार भी होगा या कोई भी होगा, काम करेगा, तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए। अगर रहने के लिए जगह चाहिए तो यहाँ श्रमिक आवास भी मिले हैं। तो अब भाई जब व्यक्ति रह रहा है तो भाई वो काम कर रहा है तो उसको रहेगा नहीं, और रहेगा कहाँ, घर में रहेगा। तो श्रमिक आवास मिले हैं। अब श्रमिक आवास मिले हैं तो व्यक्ति जब आदि मानव था, आदि मानव ही अन्न का भंडार करता था, खाद्य संग्रह करता था, तो ये नहीं करेगा। तो यहाँ अपना खाना रखने के लिए या अपने लिए अन्न के लिए यहाँ अन्नागार मिले हैं। क्या मिला है, अन्नागार मिले हैं। और अन्नागार यहाँ मिले थे, अन्नागार मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ अन्नागार सबसे बड़ा मिला था सिंधु सभ्यता में, वो मोहनजोदड़ो में मिला था। जब व्यक्ति अन्नागार मिला था, अन्नागार के बाद में यहाँ एक मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, क्योंकि यहाँ मातृसत्तात्मक शासन था, तो मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। मातृ देवी मूर्ति का कहने से एवरेज लगाया था, क्योंकि देखो यहाँ जो मूर्ति मिली थी वो देवी की थी, तो देवी की मूर्ति के बाद में, और देखो जहाँ जो चीज़ की सबसे अधिक मान्यता होगी वही पाई जाएगी। अगर ऐसा तो नहीं है जहाँ मान्यता हो किसी चीज़ का, हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशु कौन माना जाता है, बाघ माना जाता है, तो बाघ को हम देख के बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाघ पर अटैक करते हैं, नहीं करते। हमारी राष्ट्रीय जो गौ माता, जिसको हमारे यहाँ गाय को माता कहा जाता है, तो गाय को माता क्यों कहा जाता है, इसका भी रीजन है, उसमें देते हैं कि उसका गोबर बड़ा शुद्ध होता है, तो मूत्र से उसको जो रोग भग जाते हैं, उसके वो ऑक्सीजन देती है, दूध बहुत पौष्टिक होता है, इसी तरीके से बताया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ होती है जिसकी अधिकता होगी या अधिक मान्यता होगी, वह सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलेगी। जैसे आधुनिक समय पे क्या मिलेगा, हर किसी के बाइक पे लिखा होगा जय महाकाल लिखा होता है। तो महाकाल का मतलब क्या, वो शिव शंकर की पूजा करते हैं, तो वहाँ महाकाल से व्यक्ति समझ जाता है शिव शंकर के बारे में बात करने। या सबसे अधिक मूर्ति मिली थी तो औरत की मिली थी, मतलब एक देवी की मिली थी, तो देवी की मतलब उसका नाम दे दिया मातृ देवी। इसके बाद में अगला मिला था यहाँ पे एक ओखली मिली थी। क्या मिला था, एक ओखली मिली थी। तो यहाँ ओखली से आप एवरेज लगा सकते हो कि ये लोग खेती करते थे, और एक ओखली आती धान वगैरह कूटने के काम आती है, तो यहाँ खेती किसकी होती है, धान की। आप एवरेज लगा सकते हो क्योंकि यहाँ 9 प्रकार की फसल होती थी, तो एक सबसे पहले धान की खेती के बारे में पता चल गया। इसके बाद में यहाँ लोगों को दफनाते थे, तो दफनाने के लिए लोगों को ले जाने के लिए ताबूत की आवश्यकता पड़ती है। जैसे लोगों को जब मृत्यु हो जाती है तो ले जाने के लिए ताबूत जरूर पड़ता है, तो ताबूत की आवश्यकता पड़ती है। और दफनाने के लिए एक जगह होती है, विशेष होती है, जिसको कहते हैं कब्र, मतलब जब कब्र वगैरह बनी होती हैं, तो जो कब्रिस्तान मिला था, इसका नाम एक कब्रिस्तान मिला था RH37, एक कब्रिस्तान भी यहाँ पाया गया था। RH37 एक कब्रिस्तान था, वो भी यहाँ पाया गया है। क्योंकि लोगों को देखो, जहाँ कम मात्रा में लोग होंगे तो वहाँ छोटा कब्रिस्तान होगा, ज़्यादा मात्रा में होंगे तो और बड़ा होगा, और बहुत अधिक मात्रा में शहर की बराबर बड़ी मात्रा में होंगे तो वहाँ बड़ा कब्रिस्तान होगा। तो RH37 था, एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जो वहाँ पाया गया था। इसके बाद में वहाँ एक हाथी की खोपड़ी का कंकाल पाया गया था। खोपड़ी का कंकाल बहुत मजबूत होता है, और हाथी की खोपड़ी का पाया गया था। तो हाथी की खोपड़ी का कंकाल वहाँ पाया गया, तो इससे एवरेज लगा सकते हैं कि लोग हाथी से परिचित तो थे, लेकिन हाथी के बारे में जानकारी नहीं थी, और हाथी का कंकाल पाया गया था तो उन्होंने हाथी को मार भी दिया होगा।
ऐसा हो सकता है क्योंकि आदिमानव ने भी तो दिखाया गया था, जो भीमबेटका में क्या किया था, गुफा चित्रकारी में हाथी वगैरह को मारते हुए दिखाया गया था, शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला है। और जो लोग व्यापार करते थे, और हाथी का दांत तो व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, व्यापार में ज़्यादा पैसा मिलता है, तो इसलिए हाथी को मार दिया होगा। मारने के बाद उसकी खोपड़ी का कंकाल मिला था। इसके बाद में यहाँ एक प्रमुख चीज मिली थी, वो था एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला एक श्रृंगीय जानवर। जो एक श्रृंगीय जानवर था उसका नाम, उसका देख कहने का मतलब उसके सिर पे एक सींग था। जैसे गैंडे की सींग, नाक पर एक सींग होता है, लेकिन उसके सिर पे एक सींग था, लेकिन उसका साइज था कि बिल्कुल हिरन के बराबर था, और देखने में वो बिल्कुल बैल के जैसा लगता था। कहने का मतलब 3 जानवरों जैसा हो गया। देखने में उसकी शक्ल थी बैल जैसी, आकार था उसका कैसा, एकदम आकार था उसका तो हिरन के बराबर ऊंचाई था, और उसके सिर पे एक सींग लगा हुआ था, तो उसको एक श्रृंगीय जानवर कहा जाता है। जो एक श्रृंगीय जानवर था वो इनका सिंबल हुआ करता था। वहाँ की जो सिंधु सभ्यता में जो मुद्राएं पाई गई हैं, मुद्राओं पर एक श्रृंगीय जानवर का क्या था, फोटो लगा हुआ था। तो जिससे पता चलता है कि इनके सिंबल के रूप में था। और जो मुहर होती थी, और इन पे मुहर लगी होती थी, इसको एक श्रृंगीय जानवर की मुहर हुआ करती थी। इसके बाद में यहाँ पर ये जो अवशेष पाए गए थे, हड़प्पा सभ्यता के पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाने के बाद में इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने करी थी। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। कहाँ है? तो माउंट गोमरी जिले में, पाकिस्तान में है। अवशेष क्या पाए गए? तो कुमार का चाक पाया गया है, श्रमिक आवास पाए गए हैं, अन्नागार पाया गया है, मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है, ओखली पाई गई है, ताबूत पाया गया है, RH-37 कब्रिस्तान पाया गया है, मतलब बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, वो भी पाया गया है। इसके बाद में वहाँ हाथी की खोपड़ी का कंकाल पाया गया है। एक श्रृंगीय जानवर के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, और एक वहाँ की जो मोहरें पाई गई थी, टेराकोटा की मोहरें थी, मिट्टी की होती थी, मतलब मिट्टी को पका दिया जाता है, उसको टेराकोटा बोला जाता है। टेराकोटा की मोहरें पाई गई थी, उन पर एक श्रृंगीय जानवर का क्या था, फोटो लगा हुआ था, एक सिंबल बना हुआ था, उनके लिए एक सिंबल के रूप में प्रयोग होता था। ठीक है। इसके बाद में दूसरी स्थान जो पाया गया था यहाँ का सिंधु सभ्यता का, वो था मोहनजोदड़ो। जो अगली सभ्यता पाई गई थी वो थी मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो थी, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का दूसरा शहर खोजा गया था। ठीक है। मोहनजोदड़ो था, ये भी पाकिस्तान में था। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में हुई थी। कहने का मतलब ये भी पाकिस्तान में पता चला था, और 1922 में इसकी खोज हुई थी। वर्तमान में पाकिस्तान का सिंध प्रांत पड़ता है। जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में ये स्थान पड़ता है। ये सिंध प्रांत में है, तो सिंध प्रांत में यहाँ एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। हाँ, जो सिंध प्रांत में एक जगह ही लड़काना, लड़काना जिला है। लड़काना सिंधु प्रांत में लड़काना जिला है, पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ एक नदी है, इसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे यह बसा हुआ था। इसके बाद में कहा जाता है कि यह जगह थी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। इस की खोज किया था वो राखलदास बनर्जी ने किया था। 1922 में किसने खोज की इसकी? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के बाद ने खोज करना शुरू किया। इसके बारे में बताया कि यह जगह है, यह इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। इस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ सबसे अधिक मात्रा में यहाँ लोग पाए गए थे। और लोग कैसे पाए गए थे? उनके कंकाल पाए गए थे, और वो भी क्षतिग्रस्त कंकाल पाए गए थे, अस्त व्यस्त कंकाल पाए गए थे। तो जो मैंने अभी बताया था कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, इस तरीके के कंकाल यहाँ पाए गए थे। इसके बाद में यहाँ कहते हैं कि यहाँ अनुमान लगाया था कि यहाँ जो सब पाए गए थे, कंकाल पाए गए थे बहुत अधिक मात्रा में, तो वह अस्त व्यस्त थे। तो जिससे अंदाज यही लगाया गया कि यहाँ एक युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद में यहाँ भयंकर मारकाट हुई, और मारकाट होने के कारण यहाँ पर सबसे अधिक क्षतिग्रस्त शव पाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं पाया गया है। अभी मैंने कहा था कि यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें एक RH-31 वो जो RH-37 नाम का एक कब्रिस्तान पाया गया था, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान नहीं पाया गया है। इसलिए मानते हैं कि यहाँ पर शवों को दफनाते नहीं थे, शवों को जलाते थे। क्या करते? शवों को जलाते थे। तो ये जगह थी, यहाँ शवों को जलाया जाता था, ना कि दफनाया जाता था। तो इसके बारे में यहाँ जो अवशेष पाए गए थे, यहाँ अवशेष क्या क्या पाए गए थे वो अवशेष देखते हैं। जो मोहनजोदड़ो था वो सैंधव सभ्यता का प्रमुख केंद्र था।
सैंधव सभ्यता का मतलब होता है कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाना। तो सैंधव सभ्यता का प्रमुख शहर था और यहाँ सबसे ज़्यादा जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो पूजा संबंधी प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पूजा संबंधी सामान प्राप्त हुआ है। पूजा संबंधी सामान का मतलब होता है यहाँ पंडित जी से संबंधी सामान प्राप्त हुआ है। तो पूजा संबंधी सामान था और पूजा संबंधी सामान के बाद में यहाँ कई चीज़ें ऐसी दर्शाई गई हैं। यहाँ पर पूजा संबंधी, पूजा कौन करता है? पूजा पंडित जी करते हैं। तो पंडित जी जब पूजा करेंगे तो पंडित जी को रहने के लिए भी घर चाहिए। जैसे श्रमिकों के लिए रहने के लिए घर चाहिए, तो यहाँ पुरोहित आवास मिले हैं। पुरोहित का मतलब क्या होता है? पंडित। तो यहाँ पंडित जी के रहने के लिए आवास मिले, तो पुरोहित आवास मिले हैं। अब पंडित जी जहाँ रहेंगे तो पंडित जी ऐसा तो नहीं है प्रतिदिन बिना नहाए पूजा करते हैं, उनके नहाने के लिए चाहिए और नहाने के लिए पानी चाहिए, तो इसलिए स्थान चाहिए, तो स्नानागार मिले हैं। स्नानागार हो गया, स्नानागार मान के चलो उनका एक मिनी स्विमिंग पूल हो गया, बाथ टब हो गया, लेकिन उसमें पानी भरने की भी आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे कुआं पाए गए हैं। अब कुआं मिल गया, अब भाई पंडित जी पानी चाहिए तो कुआं मिल गया। अब पानी करने उसके बाद में पंडित जी जब कपड़े पहनते हैं, भाई पंडित जी कपड़े भी पहनते हैं, तो कपड़े क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं। और धोती कुर्ता किसका बना होता है? सूती वस्त्र का। तो यहाँ सूती वस्त्रों के बारे में जानकारी मिली है। इससे हमें पता चलता है कि उन लोगों को कपास की खेती का भी ज्ञान था, क्योंकि सूती वस्त्र कहाँ से मिलते हैं? कपास से मिलते हैं। तो उन लोगों को कपास की खेती का भी ज्ञान था। इसके बाद में यहाँ की सड़कें चौड़ी पाई गई थी। चौड़ी सड़कें थी क्योंकि भाई सड़क सिंधु सभ्यता में ऐसे कोई स्थान नहीं था जहाँ सड़कें चौड़ी नहीं हो, लेकिन यहाँ भी चौड़ी सड़कें पाई गई थी। और इसके बाद में यहाँ पशुपति शिव, जो मैंने अभी बताया था, पशुपति शिव के साक्ष्य मिलते हैं। जो हड़प्पा में था वहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली थी और यहाँ पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, क्योंकि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे और उसके बाद में तमाम जानवर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े उनके पास पाए गए थे। इससे अंदाजा लगाया था कि यह पशुपति शिव हो सकते हैं, क्योंकि पशुपति शिव ही थे जिनके पास में सभी जानवर आपस में प्रेम से रह सकते थे। इसके बाद में यहाँ पर सभागार मिला है। सभागार मतलब ये लोग थे कहीं बैठ के सभा करते थे, तो सभागार मिला। एक पंचायत और होता है ना, पंचायत भवन, तो इस तरीके से सभागार मिला है। इसके बाद में सभागार के बाद में यहाँ पर एक और चीज मिली है, वो है नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति। कहने का नर्तकी की मूर्ति मिली है। जो नृत्य कर रही है, नर्तकी है, वो उसकी मूर्ति मिली है, वो कांसे की मिली है। कौन सी मिली है? कांसे की, क्योंकि उनको केवल कांसे की धातु के बारे में ही ज्ञान था, तो कांसे की यहाँ मूर्ति पाई गई है। इसके बाद में यहाँ पर इसी जगह मोहनजोदड़ो में एक जगह पाई गई थी, वहाँ पाया गया था जो एक ढेर था तांबे का। किसका ढेर था? तांबे का। तो यार तांबे का ढेर पाया गया है, क्योंकि उनको तांबे से वो परिचित, कांसे से परिचित थे, तांबा उनके काम आ नहीं रहा था, तो उन्होंने तांबे को फेंक दिया। तो यहाँ तांबे का बहुत बड़ा ढेर पाया गया था, वो मोहनजोदड़ो में ही मिला था। कहने का मतलब है यहाँ पर जो सबसे अधिक मात्रा में बड़ा पाया गया था, तो वह पाया गया था अन्नागार। और अन्नागार यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है। अन्नागार देखो अन्न भरने का था, लेकिन कहने का मतलब है एक लिमिट से बड़ा होता है, तो वो लिमिट से बड़ा था तो वो अन्नागार बनाया गया था। और एक दूसरा था स्नानागार। ये दो चीज़ें यहाँ सबसे बड़ी पाई गई थी, एक अन्नागार और एक स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो से जो अवशेष प्राप्त हुए उसमें पूजा संबंधी सामान प्राप्त हुए थे, पुरोहित आवास थे, स्नानागार था, कुआं था, सूती वस्त्र पाए गए थे। तो सूती वस्त्र का मतलब है कपास की खेती। ये हमें क्या दर्शाता है कि यहाँ लोग कपास की खेती करते थे, कपास की खेती से बहुत अच्छे से परिचित थे। क्योंकि इसके बाद में चावल हो गया, कपास की खेती में 9 प्रकार की फसलें थी यहाँ पे। और दूसरा चौड़ी सड़कें, पशुपति शिव सभागार। भाई देखो पशुपति शिव थे जहाँ शिव शंकर रहे, और शिव शंकर हो उनकी सभा ना हो, ऐसा हो सकता है? इस शिव शंकर के तो आसपास तमाम आते हैं। आपने देखा होगा कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो, उसकी मित्र मंडली कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ी होती है, और सब आकर के वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जब मित्र मंडली बड़ी होगी तो सब इकट्ठे होंगे और सब नशा कर लेंगे, तो नशा करके तांडव करेंगे, और उसमें भी तभी कहते हैं कि शिव तांडव। तो इसलिए क्या मिला यहाँ? नर्तकी की मूर्ति मिली है। सब पी के एकदम भांग पी के एकदम डांस वांस करते थे, तो इसलिए यहाँ नर्तकी की मूर्ति मिली है। और यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में तांबे का ढेर मिला है और एक अन्नागार भी मिला है। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार पाया गया था, वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था। अगला स्थान पाया गया था, वो पाया गया था चनहुदड़ो। जो चनहुदड़ो पाया गया था, वो चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में पाया गया था। जो आधुनिक तौर पर पाया था मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर था पश्चिम में। जो स्थान पाया गया था उसका नाम था चनहुदड़ो, पश्चिम में। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर पश्चिम में था, चनहुदड़ो था, जो वहाँ पाकिस्तान का नवाब शाह जिला है। कौन सा जिला है?
नवाबशाह जिला पाकिस्तान का है, वहाँ ये स्थान पाया गया था। इसके बाद में कहा जाता है कि यहाँ जब सबसे अधिक जो सामान मिला था तो उसमें इसकी खुदाई किया था 1931 में किया था। इसकी खोज हुई थी 1931 में किया था, और 1931 में जिसकी खोज किया था उसका नाम था गोपाल मजूमदार। जो गोपाल मजूमदार थे उन्होंने इसकी खोज किया था। गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज किया था, खुदाई किया था। जो गोपाल मजूमदार ने इसकी खुदाई किया था, और इसके बारे में बताते हैं कि सिंधु नदी के किनारे था। और यहाँ सबसे प्रमुख चीज ये मिली थी कि यहाँ किले बंद की कोई साक्ष्य नहीं थे। यहाँ ऐसा कोई भी जगह नहीं मिली है यहाँ किले बंद थे। कहने का मतलब है चारों तरफ से खुला हुआ होता था। जैसे प्रत्येक में बताया था कि यहाँ क्या था कि ऐसे किले बंद होते थे, उनमें दो टीले होते थे, एक पश्चिमी टीला एक पूर्वी टीला। लेकिन यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जो स्थान था यहाँ पर कोई भी यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये चारों तरफ से खुला हुआ था। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ क्यों नहीं मिले थे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर जो अवशेष पाए गए थे, अवशेषों से आप एवरेज लगा सकते हो, अवशेष से आप बता सकते हो कि यहाँ क्यों नहीं पाए गए थे। तो यहाँ जितना भी सामान पाया गया था, जितने भी अवशेष पाए गए थे वो स्त्री संबंधी थे। कहने का मतलब है स्त्री संबंधी सामान पाया गया था। और स्त्री संबंधी सामान होता है वह कहाँ में पाया जाएगा, मार्केट में। और जिस मार्केट में स्त्री संबंधी सामान पाया जाएगा उस मार्केट में सबसे अधिक भीड़ होगी। अब यहाँ चारों तरफ किले बंद थे, सबके घर थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर के बाहर दुकान नहीं खोल सकते थे, और या चंद हुदड़ों में जो किलेबंदी नहीं थी उन्होंने अपने घर के बाहर दुकान खोल दी। और घर के बाहर दुकान खोल के कोई मेकअप का सामान बेच रहा है, कोई सिलाई का सामान बेच रहा है, कोई बुनाई का सामान बेच रहा है, तो इस तरीके के सामान बेचे जाते थे। तो यहाँ स्त्री संबंधी सबसे अधिक सामान मिले हैं। और यहाँ एक मिली है 4 पहियों की गाड़ी। 4 पहियों की गाड़ी का मतलब होता है कि जो बच्चों के खेलने के लिए थी, 4 पहियों की गाड़ी थी जो मिट्टी की बनी थी। किसकी बनी थी? मिट्टी की बनी थी। और उसके बाद में यहाँ 4 पहिए की गाड़ी के अलावा एक और चीज़ मिली है, वो मिट्टी की मुद्रा। मिट्टी की मुद्रा यहाँ पाई गई थी। और मिट्टी की मुद्रा के बाद में यहाँ जितना भी सामान पाया गया था वो स्त्रियों से संबंधित था। यहाँ मेकअप किट पाई गई थी। जो मेकअप किट थी वो मेकअप का सामान, तो मेकअप का सामान किससे संबंधित होता है? औरतों से। अब मान के चलिए ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है तो औरतों के लिए खुला होता है कि पुरुषों के लिए? अगर कोई व्यक्ति पुरुषों के लिए ब्यूटी पार्लर खोल लेगा तो गारंटी है बेरोजगार घोषित हो जाएगा और दुकान में घाटा दर्शा करके घर पहुंच जाएगा। वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहेगा कि कोई कस्टमर आ जाए, और एक भी नहीं आएगा। और औरतों का सबसे अधिक, इसलिए यहाँ पे क्या था, मेकअप का सामान मिला था। और मेकअप का सामान होता है वो औरतों के लिए होता है, तो वो सामान मिला था। इसके बाद में यहाँ सुई धागा मिला था। सुई धागा, अब सुई धागे का प्रयोग कौन करता है? औरतों का। औरतें तो सिलाई बुनाई का काम करती हैं, तो औरतों के लिए सुई धागा मिला था। इसके बाद में यहाँ गुड़िया मिली थी। आपने देखा होगा कि लड़कियों के लिए खेलने के लिए गुड़िया वगैरह का काम, गुड़िया वगैरह होती है। इसके बाद में एक और चीज़ मिली थी, वो थी मनका। तो यहाँ मनका मिला था। मनका मतलब मोती होता है, मोती मिले थे, मोती पाए गए थे। इसके बाद में यहाँ एक ईंट थी, वो ईंट पाई गई थी। इसको अलंकृत ईंट कहा जाता है। अलंकृत का मतलब होता है इस पर कोई कलाकारी पाई गई थी। और कलाकारी क्या थी अलंकृत ईंट पर? ईंट पर कुत्ता और बिल्ली के पैर के निशान थे। हो सकता है कि ईंट कच्ची बनाई हो, बिल्ली भाग के जा रही हो तो बिल्ली का उस पर पैर पड़ गया हो, तो कुत्ता उसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा हो तो कुत्ते का भी उस पर पैर छप गया। तो यहाँ एक अलंकृत ईंट पाई गई है और उस ईंट पर कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के मतलब पंजे के निशान पाए गए हैं। इसके बाद में यह शहर था दुर्ग रहित शहर था। एक कैसा शहर था? दुर्ग रहित। एकमात्र ऐसा शहर पाया गया था या दुर्ग रहित था, इसके चारों तरफ किलेबंदी नहीं थी। क्योंकि यहाँ किलेबंदी इसलिए नहीं थी कि यहाँ स्त्री संबंधी सामान पाया जाता है, और स्त्री संबंधी सामान पाया जाता तो उन सब लोगों ने क्या किया था, अपने घरों के आसपास दुकानें खोल ली होंगी, और दुकान खोलने के बाद में अब वहीं से सामान बेच रहे होंगे। अच्छा, मार्केट होगी तो मार्केट की अगर आप बाउंड्री करते तो वहाँ भीड़ भाड़ नहीं हो पाएगी। जब जहाँ मान के चलिए एक दुर्ग है ये, और इसके चारों तरफ से बाउंड्री कर दो। अब बाउंड्री कर दिया गया तो आपको ये गेट यहाँ है तो सब लोगों को यहाँ होकर घुसना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ ये खुला हो, और खुला होने के बाद में यहाँ पर घर बने हों, एकदम इस तरीके से घर बने हों, तो अब मान के चलिए ये अपना इधर खोल लेगा, ये अपना इधर तरीके से व्यापार करेंगे, ये इधर की तरीके अपने मतलब घर इधर कर लेंगे दरवाजा, यहाँ दुकान खोल के बैठ जाएंगे, इधर वाले इधर बैठ जाएंगे, इधर वाले इधर बैठ जाएंगे। तो कहने का मतलब था कि जो चनहुदड़ो था ये दुर्ग रहित था। यहाँ पर कोई किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और बाकी सभी जगह क्या मिलते हैं? किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ औरतों के स्त्री संबंधी सामान मिला था, औरतों के मेकअप संबंधी सामान मिला था, औरतों से संबंधित सामान था। और उसके बाद में सबसे अधिक सामान क्या मिला था? जो स्त्रियों को या स्त्रियों के संबंधित होता है, मेकअप संबंधी सामान यहाँ पाया गया था।
ठीक है। तो आज कौन सी हो गई, हड़प्पा सभ्यता समझ में आई। हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से कब शुरू हुई, 1921 में। किसने शुरू की थी, दयाराम साहनी ने। और सिंध जो दूसरी थी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब शुरू हुई, 1922 में। किसने किया, राकल दास बनर्जी ने। चनूदड़ो की जो चनूदड़ो इसकी खुदाई कब शुरू हुई, 1931 में। किसने कहा, किसने शुरू करी, गोपाल मजूमदार। इस तरीके से 3 सभ्यता, 3 स्थान हमारे सिंधु सभ्यता के कंप्लीट हो गए। आगे कल कराएंगे।